अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामईन इकराम, वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे बनी नौ इंसान पे रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, छोटा सा टॉपिक है आज कि शरीके खाता किसको बोलते हैं, co-sharer, who is co-sharer and what he will do, what's his rights and liabilities or duties. Co-sharer is that person who have a share in a joint property or assets. He will be entitled at that portion which he possesses are in his control, enjoying easement rights। तो किसी जायदाद में मलकियत का हक रखने वाला शरीके खाता कहलाता है कानून की नज़र में। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब में, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जनरल नॉलेज रिलेटेड टू लॉ है, ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचती रहें, उनको मिलें, उनको फ़ायदा हो। बाज़ का सवालात ज़हन में आते हैं, कानूनी सवालात होते हैं, तो एक दूसरे के पास पूछने के लिए दौड़ते हैं, पता करते हैं, लॉयर हज़रात से, लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट किया जाता है, पता करते हैं हम। वी आस्क देम व्हाट विल वी डू, वी आर द co-sharer of the property or assets or that plot or agricultural land whatsoever which is called asset. The law guide us regarding co-sharer, who will be co-sharer and what his rights and duties. तो इसमें फर्स्ट स्टेप बताऊंगा कि अगर को-शेयरर है, वो उस प्रॉपर्टी का या जायदाद का शरीक के हिस्सादार है, एक मकान है, प्लाट है, प्रॉपर्टी है, उसमें वो 4-5 बंदे हैं या बहन भाई हैं या कोई भी है, वो उसका एक हिस्से का पोर्शन का मालिक है जिसमें वो रह रहा है, उसके वो कब्ज़े में है। तो क्या वो उसको फ़रोख्त कर सकता है? तो इसके लिए ये है कि सिर्फ़ अपना हिस्सा जिस पर वो काबिज़ है फ़रोख्त कर सकता है, बग़ैर पार्टीशन के तकसीम किए हुए। वो सिर्फ़ अपना हिस्सा जो है वो फ़रोख्त कर सकता है। क्या दूसरे जो उसके शराकतदार हैं, उस प्रॉपर्टी के हिस्सादार हैं, उस प्लाट से उस शरीक को, उस हिस्सादार को ज़बरदस्ती बेदखली कर सकते हैं उसकी? ऐसा नहीं होगा, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, उस वक़्त इजाज़त देता है जब वो पार्टीशन हो जाती है, कोर्ट की तरफ से पार्टीशन डिक्री, जजमेंट, सर्टिफिकेट इशू होता है, और जो वो उसका हिस्सा है वो उसको बेच भी सकता है, और बाकी हिस्सादारान आफ्टर पार्टीशन तकसीम के बाद वो अपने हिस्से में नहीं रहने देंगे या रहने देते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है, मगर वो अपने हिस्से में रहेगा। उसके लिए ये नहीं है कि वो आप उसको बेदखल करें, मगर इसके लिए कानून ने कहा है, दूसरा रास्ता बताया है कि पहले आप उस हिस्से की, उस प्लाट की, जायदाद की, मकान की पार्टीशन करें। पार्टीशन के लिए कोर्ट से रजू करें, अदालत आलिया जो
फ़ैसला करेगी, और जितना हिस्सा पे वो काबज़ है, वो जितने परसेंट, जितनी रेशो बनती है उसकी, जितने मरले की तात उसका बनता है, उसका हक बनता है, उस पर वो काबज़ है, उसको अलाट किया जाएगा, उसका वो हकदार होगा। तो डायरेक्टली आप उसको बेदखल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, वो तबादला हो सकता है उस जगह का जिस पे वो काबज़ है, ये हो सकता है, क्योंकि उसका हक बनता है। वो आपकी जायदाद, आप 4, 5, 6, 10 जितने भी शेयरर हैं, हिस्सादारान हैं, सब ने मिलकर बनाई है। वो जितना किसने हिस्सा डाला उसमें, जितने हिस्से पे वो रह रहा है, उसके लिए अदालत से रिव्यू करना पड़ेगा। बार बार वही रिक्वेस्ट करता हूँ, कानून कहता है कि आप तकसीम का पहले अदालत से हुक्मनामा जारी करवाएं। वो सब लोग एप्लीकेशन देंगे, पटिशन दायर करेंगे पार्टीशन के लिए, तकसीम के लिए। तो फिर वो बंदा अगर नहीं बेचता, वो कहता है जी कि आपकी जो फ़लाँ जगह है वो मुझे दे दें, ये मेरी जगह आप ले लें, इसको एक्सचेंज बोलते हैं। या इसके इवज़ जो उसके इस्तेमाल के लिए फ़ायदामंद है वो आपसे डिमांड करता है, और आप उसको कहते हैं कि ठीक है ये हमें दे दें हिस्सा, आप वो हिस्सा ले लें। ये एक्सचेंज मुमकिन है। सिर्फ उतना होगा जितना उसका वो हिस्सा है, उतनी ही उसके अगेंस्ट एक्सचेंज या तबादला वो आप कर सकते हैं। अब आगे आ गया कि अगर हम कोई वजह बनती है, क्या स्टे ऑर्डर ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी पार्टीशन नहीं हुई अभी तक, तकसीम नहीं हुआ वो, इसलिए आप स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते। ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ अगर वो शरीके खाता को ख़िलाफ़ वर्जी करता है, कानून की करता है, आपको तंग करता है, तो ऐसे हालात में स्टे ऑर्डर लिया जाता है। स्टे ऑर्डर होता है एमरजेंसी स्टॉपेज या स्टेनमेंट ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट। तो दूसरे फरीक को अदालत आलिया हुक्म करती है कि भाई इस काम को करने से रुक जाओ। ये 6 माह के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। परमानेंट इंजेक्शन वो कुछ और हालात वाक़यात के तहत इशू होता है। तो इसके लिए हुक्म इम्तनाई डायरेक्ट नहीं हम ले सकते जब तक पार्टीशन नहीं होगी, तकसीम नहीं होगी। तकसीम हो गया उसके बाद वो आपको तंग कर रहा है, आपके हिस्से में मुदाखलत कर रहा है, आपको परेशानी का बायस, आपके लिए परेशानी का बायस बनता है, तो आप स्टे ऑर्डर ले जी। ये इसका हिस्सा है, अदालत की तरफ से भी है हुक्म, ये ऑर्डर है, मगर उसके बावजूद ये बंदा हमें तंग कर रहा है, परेशान करता है। इस सूरत हाल में क्योंकि स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोई वजह तो बयान करनी पड़ेगी ना। स्टे मीन्स रुकना, रोक देना, ऑर्डर हुक्म। अदालत जो कानूनी तौर पे हुक्म जारी करती है, सादर करती है, उसको स्टे ऑर्डर करते हैं। मीन एमरजेंसी रिलीफ कह लें उसको। तो उसके लिए टिल जब तक अगर कोई पहले से मुकदमा या केस उसी बारे में चल रहा है, उसी बात में, उसी सिलसिले में वो फाइनलाइज नहीं हो जाता है, उस दौरान में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई एमरजेंसी पैदा होती है, हालात ख़राब होते हैं जो जुराइम के ज़ुमरे में आने वाले या आ सकते हैं, तो उनके लिए स्टे ऑर्डर कोर्ट इशू करती है। एप्लीकेंट जाके दरख्वास्त देता है, रीज़न बयान करता है, वजह बयान करता है, और उस यानी कि गलत या ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले शख्स का नाम, पता, एड्रेस उस पटिशन पे, एप्लीकेशन पे लिखा जाता है, रीज़न बयान की जाती है, कोर्ट फ़ीस वगैरह लगा के,
अदालत में दायर किया जाता है, विदिन 24 आवर्स आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, ताकि कोई ज़्यादा खिलाफ वर्जी करने से कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान ना पहुंच जाए, जो इर्रिपेयरेबल लॉस ना हो। ठीक है, उसको रोकने के लिए, इर्रिपेयरेबल लॉस को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किए जाते हैं। उसमें अगर तामीर हुई है, मकान बना हुआ है, पहले से तामीरात हो चुकी हैं, तो ऐसी सूरत में सिर्फ इसी हद तक रोका जाएगा। अगर उसमें तामीर हो गई है तो उसको गिराया नहीं जा सकेगा, क्योंकि गिराने से जो उस बिल्डिंग को बनाने पे जो ख़र्चा आया है, टाइम लगा है, पैसा लगा है, उसका ज़िया होगा, नुकसान होगा, जो फौरी तौर पे उस बनाने वाले पे, को शेयरर पे एक बर्डन बनेगा। उसको रिकवर करने में उसके लिए परेशानी भी उठानी पड़ेगी, तो इसलिए उसको गिराया नहीं जा सकता। अगर वो शरीक खाता चाहता है कि मैं आपसे, बाकी हिस्सेदारान से या किसी और से तबादला कर लूँ, तो वो कर सकता है, मगर सिर्फ अपने हिस्से की हद तक, बग़ैर तकसीम के भी। अगर उसकी तकसीम, उस जगह की प्लाट, मकान या कोई एसेट उसकी तकसीम से पहले उसकी फ़रोख्त हो चुकी है, तो रिलीफ़ के लिए तकसीम का दावा करना होगा, और उसकी जायदाद की जो वैल्यूएशन होगी, बज़रिया अदालत शराकत दार को सिर्फ़ उसको जितना हिस्सा बनता है वही उसको मिलेगा, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 इसकी वजाहत करता है और हमारी रहनुमाई करता है को शेयर के लिए। तो उस जायदाद की वैल्यूएशन होगी, बज़रिया अदालत कमीशन, ठीक है, जितनी वो अमाउंट बनेगी, वैल्यू बनेगी उस प्रॉपर्टी की, उसमें से जितना उसका हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाएगा। इससे पहले सूट और पार्टीशन तकसीम का जो दावा है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई और मसले मसाइल पैदा होने से पहले उसके नाम पे अदालत की तरफ से उसका हक़ ज़ाहिर हो जाए, साबित हो जाए, प्रूफ हो उसके पास। बाउंड्री एक है, उसमें 4, 5, 6 कम पेश लोग हिस्सादारान हैं, को शेयरर हैं, शरीक खाता में इनके उस खाते के, उस हिस्से के, उस प्रॉपर्टी के वो हिस्सादारान हैं। तो कोर्ट जितना जितना हिस्सा उनके बनता है वो ऑथराइज़ करेगी, अप्रूव करेगी, हुक्मनामा जारी करेगी, तब जाके उसको वो अपने हिस्से का इस्तेमाल किसी भी शक्ल में विदाउट एनी इलीगल वे, लीगल वे में वो कर सकता है। ये नहीं है कि वो वहाँ पे कुछ शराब की, ड्रग की आमदोरफ्त शुरू हो जाए, फैक्ट्री लगा ले, कोई नाजायज़ काम शुरू हो जाए, ये नहीं। ये माशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता, महल्लेदार भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इलाका भी कबूल नहीं करेगा। तो ये था थोड़ा सा एक बरीफ किस्म का, कह लें सिंपल सादा ज़बान में, शरीक खाता क्या कर सकता है, कौन होता है, कानून उसको क्या इजाज़त देता है, और बाकी जो उसके शराकतदार हैं, पार्टनर हैं, को शेयरर हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, अप्रिशिएट किया करें।
ये चंद लाइनें, चंद अल्फाज जो मैं बोलता हूँ, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ, इसके लिए मुझे काफ़ी कुछ स्टडी करना पड़ता है, तब जाके मैं आपके सामने इसको पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।